कल अध्यक्ष ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश। पहले तो आप सभी मीडिया के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आज हमें हमें सुनने के लिए यहाँ आए और हमें एक मौका दिया है कि हम अपनी बात को आपके माध्यम से आम जनता तक, ओबीसी वर्ग तक जो है अपनी मांग और इस मांगों को सरकार तक जो है आपके माध्यम से पहुँचा पाएँ। आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। हम एक ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश आने वाली 20 सितंबर 2025 जो भी 7 दिन के बाद ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रही है जिसका नाम ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा है, जो एमसी ग्राउंड कांगड़ा से लेकर धर्मशाला डीसी ऑफिस तक निकाली जाएगी। इस ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा को निकालने का उद्देश्य एक ही है कि पिछले 20-25 वर्षों से हिमाचल प्रदेश सरकार ने, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उसने ओबीसी वर्ग के साथ जो अनदेखी की है, उसके लिए हमने एक 20 मांग सूत्री कार्यक्रम जो बनाया है उसका हमने एक ज्ञापन पिछले 20 दिन पहले हमारे हिमाचल प्रदेश राज्यपाल महोदय को और हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया था। और एक ज्ञापन हम द्वारा जो है 20 तारीख को रैली के बाद डीसी साहब को देंगे, डीसी साहब के माध्यम से उसको हिमाचल प्रदेश सरकार को द्वारा भेजेंगे। हमारी जो इसके अंदर पहली मांग है, 93वां संविधान संशोधन जो 2005 में हुआ था। 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2005 में हुई थी और 2006 में पूरे देश के अंदर जो है हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ओबीसी वर्ग का ये दुर्भाग्य है कि आज तक 2006 से लेकर 2025 तक किसी भी पार्टी की जो सरकार रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसने इस 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हिमाचल प्रदेश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जो 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आपका वो डिग्री कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, आईआईटी यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर जो है ओबीसी के छात्रों को 27% रिजर्वेशन, 27% जो है आरक्षण का प्रावधान दिया जाए। लेकिन हमारा वो दुर्भाग्य है और सरकारों की वो नाकामयाबी है जो ओबीसी वर्ग के छात्रों को ये आज तक 27% जो है ओबीसी को आरक्षण जो प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं। ये सामने देखने में एक संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो ये 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो ये लागू नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी दूसरी जो मांग है, जो मंडल रिपोर्ट के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितनी भी सरकारी नौकरियों और अर्ध सरकारी नौकरियों के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण देना था, वो भी जो है आज तक हमारी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आज तक 27% आरक्षण जो है वो आज तक दे नहीं पाई हैं। वो इनकी सरकारों की विफलता है, नाकामयाबी है। तीसरी हमारी इसके अंदर मांग है केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, वह हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने विश्वविद्यालय हैं, सेंटर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पे ओबीसी के छात्रों के लिए ओबीसी छात्रावास का निर्माण करवाया जाए। चौथी हमारी इसके अंदर मांग है राइट टू एजुकेशन एक्ट को हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी तरह लागू किया जाए। हमारी पांचवी इसके अंदर मांग है एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। आजकल क्या किया जा रहा है कि नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पे इंटरव्यू के अंदर ओबीसी के बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है कि वो कैपेबल नहीं है। हम बोल रहे हैं जो बच्चा रिटन क्लियर करके गया है, क्या वो इंटरव्यू में काबिल नहीं हो सकता है? उसको नॉट फाउंड से सुटेबल क्या वर्ड ऐड कर दिया कि नॉट फाउंड सुटेबल के नाम से उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं जो अधिकारी नॉट फाउंड सुटेबल के नाम से हमारे ओबीसी वर्ग के बच्चों को बाहर इंटरव्यू के अंदर बाहर निकाल रहे हैं, उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। हम बोल रहे हैं सभी विभागों के अंदर जो है रोस्टर सिस्टम को लागू किया जाए। जो बैकलॉग पद हैं, जितने भी हमारे बैकलॉग सीटें हैं, उनको भरा जाए, तब तक जो है नई नियुक्तियां ना की जाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले इतने लंबे समय से तकरीबन 40,000 से ज़्यादा जो है बैकलॉग की सीटें पड़ी हुई हैं। हम बोल रहे हैं उन 40,000 के तकरीबन सीटों को पहले फिल किया जाए, उसके बाद जो है नई पोस्टें फिल की जाएं। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के अंदर ओबीसी जनगणना या जातिगत जनगणना जो है पूरे प्रदेश के अंदर करवाई जाए, ताकि हमें कम से कम इतना तो आंकड़ों का पता लग सके कि ओबीसी की जनसंख्या जो है पूरे प्रदेश के अंदर कितनी है। हम मांग कर रहे हैं एचपीपीएससी
वह कर्मचारी चयन आयोग में ओबीसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को, ओबीसी वर्ग के बच्चों को जो है नॉट फाउंड सुटेबल करके कोई भी अधिकारी जो है बाहर ना निकाल पाए। हम मांग कर रहे हैं विधानसभा के अंदर ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इन सभी अलग से हमने 20 मांगे बनाई हैं। इन सभी मांगों को लेकर जो है ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश आने वाली 20 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है, और हम आपके माध्यम से अपने युवा साथियों से भी ये अपील करेंगे कि इस रैली के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और सभी को इस रैली के अंदर लेकर आए। बाकी इसके अंदर आपका कोई सवाल? सर, आपने कहा कि इतने सालों से अभी तक ओबीसी को जो नियुक्तियां होने की नहीं हो पाई है, तो इससे पहले क्यों नहीं मांग को उठाया गया? अब इतने साल बीत चुके हैं, अब क्या करके आप आवाज उठा रहे हैं, क्या कारण रहा है? जी मैडम, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इस मांग को पहले उठाया नहीं गया है। विभिन्न जो ओबीसी के संगठन हैं उनके द्वारा हमेशा ही जो है इन मांगों को उठाया गया है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे लोगों को संगठित करके ये हुआ नहीं है। हमारी जो नाकामयाबी है कि जब विभिन्न संगठनों ने इस मांग को उठाया है, तो उनका जो प्रतिनिधित्व जब सरकारों से मिलने गया है, तो सरकारों ने कभी मिलने की उनके साथ कोशिश नहीं की है। अगर मिले हैं या उनके मेमोरेंडम लिया है, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई संज्ञान नहीं दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आप एक रैली निकाल रहे हैं, उसमें सभी ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं वो सम्मिलित होंगे, जी। तो क्या लगता है कि सरकार सिर्फ एक रैली को देखकर आपकी डिमांड्स पूरी कर लेगी, या शिमला जाने का भी प्रावधान इसमें है, सीएम से मिलने का भी प्रावधान रहेगा? किस तरह से रणनीति आपकी रहने वाली है? देखिए मैडम, इसमें हमारी रणनीति जो है, पहले तो हमारा ये है कि हम एकजुट कर रहे हैं पूरे जो ओबीसी समुदाय है उसको इस रैली के माध्यम से एकजुट करके। हमें पहले बता चुका हूँ कि एक ज्ञापन जो है हमने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को भेज दिया और एक गवर्नर जी को भेज दिया है। दूसरा जो है डीसी के माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से हम भेजेंगे। हमारा मेन मकसद है कि अपने लोगों को इकट्ठा करके, एकजुट करके इस रैली के बाद हम एक बड़ा आंदोलन जो है शुरू करने जा रहे हैं। ये एक रैली कम जागरूकता अभियान है, जिससे हम अपने सभी समुदायों को जागरूक करके जो है बड़े आंदोलन की नींव रखने जा रहे हैं। ये एक रैली जो है एक सरकार को चेतावनी है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन की नींव रखने जा रहे हैं। इस रैली में प्रदेश भर से लोग जुड़ रहे हैं या सिर्फ कांग्रेस के ही लोग हैं? इस रैली में पूरे प्रदेश भर से जहाँ पे ओबीसी समुदाय की पॉपुलेशन है, वहाँ से, हर जगह से, सिरमौर से, ऊना से, हमीरपुर से, हर जगह से जो है लोग आ रहे हैं। आपने कहा हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से आपके जो है मांगे रखी गई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो कांगड़ा है, यहाँ से आपके मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे, इसके बावजूद आपकी मांगे नहीं मानी गई, क्या कारण मानते हैं इसका? इसका सर हम कारण एक तो ये मान सकते हैं कि जो हमारे, अगर आप जो बोल रहे हैं ओबीसी के मंत्री भी रहे हैं, हो सकता है उनमें भी कुछ कमियां रही हों। अगर वो मांगे आज तक हमारी पूरी नहीं है तो उनके अंदर वो कमियां नहीं होंगी, इसलिए हमें ये इस आंदोलन को करने की ज़रूरत पड़ी है। अगर उनके अंदर कमियां नहीं होती, अगर उन्होंने इस बात को पुरजोर से उठाया होता और एक उस बात पे विधानसभा के अंदर भी अच्छे तरीके से चर्चा की होती, तो आज हमें आंदोलन करने की ज़रूरत ना पड़ती। सूरज जी, कहीं ना कहीं चौधरी बिरादरी में अभी जिस तरह से मांगे नहीं मानी गई है, तीसरे फ्रंट की बात हो है कई सारी, तो आंदोलन के दौरान उसकी रणनीति बनेगी या फिर सरकार को चिताने के लिए तीसरे फ्रंट की बात कही जा रही है? मैं सर एक तो पहले ही आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये किसी चौधरी जाति का आंदोलन नहीं है सर। ये जी चौधरी बिरादरी की जो आप बात करें, किसी एक इकलौती बिरादरी का ये आंदोलन नहीं है, पूरे ओबीसी समुदाय का आंदोलन है। और इस आंदोलन के माध्यम से हम कोई थर्ड फ्रंट, कोई इसमें गलतफहमी ना रखें कि हम कोई थर्ड फ्रंट की नींव रखने जा रहे हैं। हम कोई ऐसा, हमारा कोई ये आंदोलन नहीं है कि हम इसको पॉलिटिकली लेके जाएंगे, किसी थर्ड पार्टी की या थर्ड फ्रंट की हम वो निर्माण करेंगे, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। हमारा सिंपल सा इसमें है कि जो हमारी ये मांगे हैं, सरकार इन मांगों को माने और हमारी मांगों को पूरा करे। क्या लगता है जब इतने समय से मांगे नहीं मानी गई, ये रैली आपकी मांगे मनवा लेगी? देखो सर, अगर आप आज़ादी के पीछे भी जाते हैं तो हमें जो आज़ादी मिली है वो भी आंदोलनों से मिली है। अगर किसी को कुछ मिला है वो सरकारों से या अंग्रेजों से लड़कर ही मिला है, बिना लड़ाई लड़े कभी भी कुछ नहीं मिलता है। अगर किसी से अपने हक लेने होते हैं तो उसके लिए लड़ना ही पड़ता है, सड़कों पे उतरना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं चुनाव नजदीक आ रहे थे, चुनावी एजेंडा बन के रह जाएगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई ये नहीं है, कोई चुनावी एजेंडा नहीं है ये। हम सिर्फ अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपने ओबीसी वर्ग को एकजुट कर रहे हैं। सर, हमारे अगर हम सरकार की बात करें, वर्तमान सरकार की, तो उसमें से भी कृषि मंत्री है जो कि आपके समुदाय से संबंध रखते हैं। क्या आप उनसे भी मिले हैं? क्या उनके समक्ष भी आपने मांगे रखी है और उनकी ओर से क्या आश्वासन आपको आपकी मांगों को लेकर मिला है?
मैं ये क्लियर कर दूं, ये समय समय पर, चाहे वो हमारे कृषि मंत्री रहे हों, चाहे इससे पूर्व भाजपा में विद्यासागर जी रहे हों, या अभी काजल जी हैं, या दूसरे कहीं कांग्रेस और बीजेपी में जितने भी मंत्री या जितने भी ये हमारे एमएलए रहे हैं, उनके समक्ष ये मांगें रखी गई हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये रहती है कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं निकल पाते। और पार्टी लाइन इनकी ये है, कांग्रेस और बीजेपी की, कि ओबीसी को नेग्लेक्ट करना है। और आज तक हमारे साथ यही हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी ने ओबीसी को ठगा है। इन्होंने आज तक हमारे संवैधानिक अधिकारों को, जो 1990 से लेके मंडल कमीशन जब की रिपोर्ट आ गई थी, तब से लेकर आज तक इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। चाहे वो मंडल कमीशन की सिफारिशें हो, चाहे वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी पे हिमाचल में सरकारें बनाई हैं। और हमने समय समय पर, या आप लोगों को शायद पता होगा, हमने धर्मशाला में 52 दिन की क्रमिक हड़ताल की थी। ओबीसी संगठन ने 52 दिन की क्रमिक हड़ताल की थी, लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार थी, तब भी इन्होंने हमारी मांगे ये नहीं मानी थी। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये पहले से, लेकिन 90 से हम लोग इस मांगों को रख रहे हैं सरकार के आगे। लेकिन इन दोनों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने, आज तक हमारे लोगों को संवैधानिक अधिकारों से महरूम रखा है। तो हमारी अब जो प्रेजेंट सरकार है सुखविंदर जी सुक्खू से, इनसे भी हमारे कई ओहदेदार मिले हैं, लेकिन इन्होंने ना तो मिलने की जहमत उठाई और ना ही हमारी बात सुनी। तो हमारा अब ये है कि हम 20 को ये रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सैनी समाज के हैं, हमारे वाल्मीकि समाज की सभा के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सरोज जी क्या ना रविदास समाज से हैं, ये लोग भी गोरखा समाज के प्रेसिडेंट हैं। ये सारे लोग इस रैली में समर्थन कर रहे हैं और इस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं, हमारी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इन मांगों को जल्दी से जल्दी ओबीसी संघर्ष समिति से बात करके इसका सोल्यूशन निकाला जाए, अदरवाइज रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। इसको आपकी रैली है, इसमें क्या आप सरकार को कोई समय भी देंगे या चेतावनी, या ऐसा भी अगर फिर भी मांगे नहीं मानेगी तो अगले की रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमारी अगली रणनीति, ये आंदोलन बढ़ सकता है और उग्र भी हो सकता है। विधानसभा का घेराव तो नहीं किया जाएगा जो नवंबर या दिसंबर में विधान शीतकालीन सत्र चलेगा? फिलहाल हम उसकी रणनीति अभी हमने तैयार नहीं किया, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को मामूली आंदोलन का ना समझें। आपको नहीं लगता ये रैली शिमला में होनी चाहिए कि सरकार वहाँ पे बैठती है, धर्मशाला में आप इस रैली को कर रहे हैं? इसका क्या? धर्मशाला भी सेकंड राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो धर्मशाला में करें हम या यहाँ करें। ये भी धर्मशाला भी एक सेकंड राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। तो पहला हमारा आंदोलन धर्मशाला में हो रहा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम शिमला में भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे कि हमारे युवा साथी ने बताया कि 20 सितंबर को ये एक यात्रा निकल रही है ओबीसी की, पूरे ओबीसी समाज की। तो मैं ये सोच रहा था कि या देख रहा था कि इनकी 20 मांगे हैं और 20 सितंबर को ही है, और मैं देख रहा था कि 20 सितंबर 2025 का योग भी 20 ही बनता है। तो ये जो हमारा जो संघर्ष समिति ने जो योजना बनाई है पूरे अपने ओबीसी समाज के लिए, मुझे लगता है कि ये ज़रूर सफल होगी। और ख़ास करके अभी जो बातों से मुझे लगा कि हमारी मांगे जो है इतने देर से जो हम मांग करते आ रहे हैं हमारे सभी नेताओं से, तो उन्होंने अनदेखी की हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बगैर कानूनी लड़ाई के जो है मुझे नहीं लगता कि कुछ हमें इंसाफ मिले। और ख़ास करके
जो हमारे युवा साथी ने जो अभी इन्होंने मोर्चा संभाला है, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा हमारे युवा जो ओबीसी समाज में थोड़ा जान आएगी, और इसमें हमें पूरे एकता की भी ज़रूरत है, पूरे ओबीसी समाज की एकता की भी ज़रूरत है, क्योंकि बगैर एकता के जो है कोई भी आंदोलन जो है वो सफल नहीं होती है। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा ओबीसी जो सर्टिफिकेट है जो दिया जाता है, ये हर साल रिन्यूअल के लिए दिया जाता है कि रिन्यूअल करो आप। तो हमारी मांग ये रहेगी कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी रिन्यूअल करना है, इट शुड बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एफिडेविट। वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आधार कार्ड भी मांगते हैं, राशन कार्ड भी मांगते हैं, पटवारी से रिपोर्ट मांगते हैं, प्रधान की रिपोर्ट मांगते हैं, और पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट मांगते हैं। उसके बाद ये ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जो ओबीसी है, जो एक विशेष वर्ग से है, विशेष जाति से है, वो तो जाति तो वही रहेगी, बदलेगी तो नहीं, सिर्फ जो बदलेगी वो इनकम बदलेगी। लेकिन इनकम का भी क्राइटेरिया ये है कि भी इनकम का जो ओबीसी का नोटिफिकेशन है, इनकम के बारे में जो है सिर्फ अदर देन सैलरी और अदर देन एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कोई इनकम है उसी को काउंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मौके पे जो है पटवारी कह लो या जो भी धरातल पे जो काम होता है, उसमें हमारी इनकम को पूछा जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी वाइफ की सैलरी कितनी है। तो सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, पेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी जानकारी जो हमारे कई ओबीसी समाज को भी मालूम नहीं है, तो इसके बारे में भी हम लड़ना चाहेंगे कि जो हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सही ढंग से बने और उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना हो रिन्यूअल के लिए। और जो हमें समाज जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए हमें मिलना चाहिए। जब बाकी समाज को रिजर्वेशन मिल रहा है तो हमारे ओबीसी समाज को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। तो संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसका तो हमें पूरा हक मिलना ही चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। 20 को हमारी रैली निकाली जा रही है। ये ओबीसी संघर्ष समिति के बैनर के नीचे होगी और इसमें ओबीसी के सभी घटक दल अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसमें चौधरी फाउंडेशन, जीबीसी हिमाचल प्रदेश, ओबीसी कल्याण मंडल और भी कई जो अपने ओबीसी के संगठन हैं इसको अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, जिसमें अपने एससी के भी संगठन है वो भी इसमें हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं। तो ये मेरा अनुरोध रहेगा कि ये बात जो है वो सभी को क्लियर हो जाए। जिस प्रकार हमारे अभी कौंडल जी और एडवोकेट जी ने जिन बिंदुओं में बात की है, इस देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आज भी ओबीसी समाज और SC/ST समाज अपने हकों के लिए लड़ रहा है। जिस प्रकार ये ओबीसी आरक्षण की बात की जा रही है यहाँ से, तो अभी राहुल गांधी जी पूरे देश में जनगणना की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जी हिमाचल सरकार को ये कहे कि आपकी सरकार हिमाचल में चल रही है तो आप इस ओबीसी जनगणना को धरातल पर लेके आएँ। बाकी जिन बिंदुओं में बात हुई तो ये बड़ी शर्म की बात है कि जिस प्रकार 75 साल से सेम मांग जितनी भी मांगे यहाँ पे रखी गई हैं वो ज्यों की त्यों हैं, उस पर कोई भी सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती। तो भविष्य में सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जो बिंदुओं पे आज बात हुई है इन पे गौर करें। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सरकारों को इन पे गौर करना चाहिए। मैं श्री गुरुदास महासभा कांगड़ा ब्लॉक का प्रधान हूँ और हमारी जो महासभा है ओबीसी समाज के लिए पूरे वर्ग के लिए समर्थन करती है। और बिल्कुल जायज़ मांगे हैं जो कि इन्होंने सभी ने बताया कि कितनी सालों से ये वर्षों से ये मांगे चली आ रही है पर पूरी नहीं कर रही है गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, बस कोई कांग्रेस को बीजेपी बस। और मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी नेता जो है राजनीतिक नेता जो है ओबीसी का भी उभर कर कोई नहीं आया है। सिर्फ वोटों के लिए आते हैं सभी ओबीसी वाले, न कांग्रेसी न बीजेपी। पर सही में सचमुच इन लोगों ओबीसी समाज की बहुत मांगे हैं वो अभी तक अधूरी चली हैं। हमारा समाज हमारा श्री गुरुदास महासभा के जितने भी पूरे हिमाचल के जो पदाधिकारी हैं सभी इस रैली में पैदल यात्रा में शामिल होंगे। ठीक है। और हम जोश शोर से इनका समर्थन करते हैं और हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है कि जल्दी इस जायज मांगों को माना जाए। मेरे ख्याल से सभी जायज मांगे हैं।